ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कल हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमको बता रहा था कि दो चार्ज हैं और एक फोर्स दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, सॉरी एक चार्ज दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एक ही आपके पास चार्ज है और बहुत सारे और भी चार्जेस हैं। वो सारे चार्जेस मिलके उस एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम टोटल फोर्स उसके ऊपर कैसे निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं अपनी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाई। यहां पे हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां कहीं एक चार्ज हम मान लेते हैं अपना Q1 चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। बाकी सारे चार्जेस जो हम मानेंगे इसके ऊपर वो सारे फोर्स लगा रहे हैं। एक मैं यहां मान लेता हूं, ये Q2 आपका चार्ज है, पॉजिटिव मान लेता हूं मैं इसको। और एक यहां मान लेते हैं, ये आपका चार्ज है Q3, और यहां पे आपका Q1 चार्ज है। और इस Q3 का जो पोजीशन वेक्टर बनने वाला है वो बनेगा R3 वेक्टर। और अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूंगा या फिर इस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, वो R3 ही मान लिया हमने। ओके, यहां पे ये वाला जो चार्ज होगा हमारा, इसके लिए पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा R2 वेक्टर, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर आने वाला है वो होगा हमारा R1 वेक्टर। ये हमारा R1 वेक्टर हो गया। ओके, और इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड R1, इसका R3 और यहाँ पे R2, ये हमने इनका मैग्नीट्यूड साथ में ही मान लिया। ओके, ये आपका चार्ज है Q1। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये आपका चार्ज मैंने बताया पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला इसको फोर्स लगाएगा। कहां फोर्स लगाएगा भाई, ये तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो ये हमारा फोर्स आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहां भी इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है ना हमको, क्योंकि हम जब दो के बीच में फोर्स निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो यहां भी एक वेक्टर हमको मानना पड़ेगा। तो यहां से एक वेक्टर मैंने मान लिया ऐसा कि R12 वेक्टर। ठीक है, यहां पे एक वेक्टर माना। ये वेक्टर 1 की तरफ जा रहा है, कहां से स्टार्ट करके, 2 से। तो 2 से स्टार्ट करके 1 की तरफ गया है, तो ये क्या है, R12 वेक्टर इज द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 टू 1। ठीक है ना, 2 से लीड करके 1 की तरफ ये जा रहा है। और F12 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ओके, यहां से मैं देखता हूं कि ये वाला जो हमारा चार्ज है और इसके ऊपर ये भी एक फोर्स लगाने वाला है। भाई बिल्कुल लगाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव ही है, ये आपका प्लस Q चार्ज है यहाँ पे Q1। तो ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो एक फोर्स यहां लगने वाला है इस डायरेक्शन में। आपको पता है दो चार्जेस जब उनके बीच में हम फोर्स निकालते हैं तो उन दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अलोंग आपका फोर्स लगता है, और रिपल्सिव है तो इसीलिए उस तरफ लग गया। इस फोर्स का नाम हमने रख दिया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3। भाई ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3, फर्स्ट के ऊपर 3 की वजह से ही तो है। तो यहाँ पे हमने एक F13 भी मान लिया, जो कि क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। ओके, इसी तरीके से हमने एक पैरामीटर और मान लिया यहाँ पे, जो कि ये होगा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस को बताएगा। यहाँ पे एक वेक्टर हमने मान लिया, ये वाला वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम थर्ड टू 1।
वेक्टर लीडिंग फ्रॉम थर्ड टू वन, तो ये वन की तरफ जा रहा है थर्ड से स्टार्ट करके, जैसे ये था हमारा, ये वन की तरफ जा रहा था वेक्टर टू से स्टार्ट करके। तो हमने ये डायरेक्शन वगैरह दो फोर्सेस की बना ली हैं। देखो अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने वाले दो वेक्टर हैं, मैं कोई थर्ड और भी मान सकता हूँ, कोई तीसरा चार्ज भी मान सकता हूँ जो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगा सकता है, लेकिन वैसे ही इनमें ही हमारा काम चल जाएगा। इसी को हम जर्नलाइज कर देंगे फॉर्मूले को। आपको पता है कि इस पॉइंट पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक ये, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहां से पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट करी और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा। तो ये F वेक्टर हमारा रिजल्टेंट फोर्स बन गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, यहां पे एक पैरामीटर और डिफाइन कर लेना, R13 वेक्टर। R13 वेक्टर ये समझ जाओगे आप क्या होता है कि R13 वेक्टर इज द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट चार्ज अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। F फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू F12 फोर्स प्लस F13 फोर्स, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो फाइनल फोर्स आपके पास आ जाएगा। इनकी वैल्यू रख देते हैं हम फोर्सेस की, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, याद रखो, ठीक है। वेक्टर डायरेक्शन भी साथ में लिखनी है हमको इसके साथ। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो, ये वाला फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, ये किस किस के बीच में है, Q1 और Q2 के बीच में है। तो चार्जेस क्या है आपके, Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने R12 ही मान रखा है, तो R12 का स्क्वायर, और फिर साथ में मुझे डायरेक्शन अटैच करने वाली क्वांटिटी भी लेनी थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जो मेरा F12 है वो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है F12 की, तो ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में जाने वाला ये जो वेक्टर है हमारा R12, ये इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है। तो अगर मैं R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डायरेक्शन अटैच हो जाएगी इस फॉर्मूले के साथ, जो कि हमने कर दी। और ये फॉर्मूला अब बता रहा है कि F12 की डायरेक्शन वही है जो किसकी है, R12 यूनिट वेक्टर की है। सेम प्रोसीजर से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे F13 को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3। आपका ये जो फोर्स है F13 ये इन दोनों के बीच में है, Q1 और Q3 के बीच में है। तो Q1 इंटू Q3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि कितना है, R13 है। तो R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है ना, R13 के यूनिट वेक्टर ले लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और प्लस अप टू दिस, अगर मैं इसको जर्नलाइज कर देता हूं, तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमारी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मेरी लास्ट टर्म यहां पे आ जाएगी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, मैं n चार्जेस मान लेता हूं, तो लास्ट में Qn आने वाला है डिवाइडेड बाय 1n का स्क्वायर और 1n का यूनिट वेक्टर, लास्ट टर्म यही तो आएगी। जैसे दूसरे वाले ने लगाया तो यहाँ पे 2 था, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 3 3, और nth चार्ज अगर था आपका तो n और n, यही टर्म आने वाली है आपकी। और इसको अगर मैं साथ में अब कंबाइन करके लिखता हूं तो बहुत सारी चीजें यहां से कॉमन आ सकती हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या आ रही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया हमारा टर्म। इसके बाद Q1, ये भी सब में आता है क्योंकि Q1 के ऊपर तो सारे फोर्स लग ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या क्या बचा देखना, यहां पे हम देखते हैं Q2 बचा, R12 का स्क्वायर बचा और R12 यूनिट वेक्टर बचा। इसी तरीके से यहां क्या बचा, Q3 बचा,
r13 का स्क्वायर बचा और r13 का यूनिट वेक्टर बचा, और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचने वाला है qn डिवाइडेड बाय 1n स्क्वायर एंड 1n यूनिट वेक्टर। ये टर्म आपकी लास्ट में बचने वाली है। क्या मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं हम इसको, बहुत आसानी से समेशन की फॉर्म में। तो लिख देते हैं इसको, थोड़ा रब करना पड़ेगा मुझे बोर्ड, यहां से कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी खास। तो टोटल फोर्स F जो आपका आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, और इसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, समेशन QI इसको मैंने ये समेशन की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे आपका I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। क्या मुझे I 1 से वेरी करवाना है? नहीं, I तो आपका 2 से वेरी होगा, ठीक है ना, 2 से लेके n तक जाने वाला है। तो वेयर I चेंजेस फ्रॉम 2 टू n। तो ये हमारा टोटल फोर्स आ गया कौन से पार्टिकल के ऊपर, जो हमारा एक Q1 चार्ज था उसके ऊपर। इस तरीके से हम टोटल चार्ज टोटल फोर्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू।